78 शिकायतें और 9 एफआई। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है। तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, आप कहीं मत जाइए। पूरी डिटेल के साथ हम आपको पूरे मामले को समझाएंगे। निदा खान नाम तो आप सभी ने सुना होगा और मामला शुरू होता है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस की बीपीओ यूनिट से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने जो आरोप लगाए वो किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। इस पूरे मामले का केंद्र निदा खान नाम की एक लड़की बनी। निदा खान पर आरोप है कि उसने न केवल महिला कर्मचारियों का शोषण होने दिया बल्कि उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए ब्रेन वॉश भी किया गया। सबसे पहले घटना के बैकग्राउंड को जानने की पूरी कोशिश करते। ये मामला अचानक सामने बिल्कुल भी नहीं आया। नासिक पुलिस पिछले 40 दिनों से इस यूनिट की गुप्त तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, जहां इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कंपनी कैंपस में महिला कांस्टेबल को गुप्त रूप से तैनात कर दिया। हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हुए महिला कांस्टेबल ने अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी और अहम जानकारियां जुटाई, जिससे जांच को एक दिशा मिली। इस जांच के बाद जो खुलासे हुए उसके बाद अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने नासिक की टीसीएस बीपीओ यूनिट के 6 टीम लीडर्स और एक एचआर विभाग के एक बड़ी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार निदा खान कहां है? तो निदा खान अभी भी फरार चल रही है। जांच में पता चला कि इस ऑफिस के अंदर 18 से 25 साल की युवा लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। इन्हें टारगेट किया जा रहा था। इन लड़कियों को नौकरी में तरक्की, बेहतर सैलरी और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर जाल में फंसाया जा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ था शोषण का वो सिलसिला जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। तो चलिए वीडियो में आप बात कर लेते हैं इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की, जिसके बारे में पूरे देश के अंदर चर्चाएं हो रही हैं। निदा खान सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की छात्रा रह चुकी है और नासिक यूनिट में एचआर मैनेजर के पद पर तैनात थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि निदा खान कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति यानी कि आईसीसी की सदस्य भी थी। बता दें कि समिति का काम काज बखूबी देख रही थी। ऑफिस में महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न और भेदभाव को रोकना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह सब समिति के अंदर चल रहा था। लेकिन आरोप इसके बिल्कुल उलट है। रिपोर्ट्स बताती है कि निदा खान पुणे से जुड़ी हुई थी और उन्होंने जनवरी 2026 में ही कंपनी छोड़ दिया था। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो हुआ उसने अब पुलिस की कार्रवाई को भी, पुलिस के एक्शन को भी उसकी तरफ मोड़ दिया है। उसकी तरफ मतलब निदा खान की तरफ। निदा खान पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस और पीड़ित महिलाओं के मुताबिक निदा खान इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड या फिर कहें कि साजिश करता भी है। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि जब भी उन्होंने अपने टीम लीडर्स आसिफ अंसारी, तौसीफ अतर और दानिश शेख जैसे लोगों की बदसलूकी की शिकायत निदा खान से की तो उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनकी बातों को समिति के अप लेवल के जो अधिकारी थे उन तक नहीं पहुंचाया गया। पीड़ितों ने करीब 78 ईमेल और चैट्स सबूत के तौर पर दिखाए। उन्हें निदा ने नजरअंदाज कर दिया। कुछ लड़कियों का यह भी दावा है कि जब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो निदा खान ने बड़ी बेरुखी से कहा कि कॉर्पोरेट की दुनिया में ये सब आम बात। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर आरोपी पुरुष कर्मचारियों को बचाया, मेल जो कर्मचारी थे उन्हें बचाया और पीड़ित महिलाओं की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश निदा खान ने की। इस मामले में सबसे विवादित मोड़ तब आया जब लड़कियों ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप तक लगा दिए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न केवल शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था बल्कि ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, रोजा रखने और नॉनवेज खाने तक के लिए उन महिला कर्मचारियों को मजबूर किया जाता रहा है। टीम लीडर्स पर आरोप है कि वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे ताकि वो अपना धर्म बदल। निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे धर्मांतर के रैकेट को ऑफिस के भीतर संरक्षण दिया और उन पुरुषों को बढ़ावा दिया जो महिलाओं को धर्म बदलने के लिए उकसाते हैं।
ये सिर्फ कार्यस्थल पर उत्पीड़ना का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ी संगठित साजिश की ओर इशारा भी था। एक बार फिर से निदा खान पर लगे मुख्य आरोप की बात कर लेते हैं। शिकायत की अनदेखी करना, 78 ईमेल्स और चैट के जरिए मिली शिकायतों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देना और उन्हें अनदेखा किया जाना, सच को छिपाना, पीड़ितों की शिकायतों को उच्च अधिकारियों सीनियर मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचने देना, पद का दुरुपयोग करना, यानी कि महिला सुरक्षा समिति की सदस्य होने के बावजूद भी आरोपियों पर कोई भी एक्शन नहीं लेना, आरोपियों को संरक्षण देना, आरोपी दोषी जो पुरुष थे उन्हें बचाया जाना और उन्हें संरक्षण देना, सब कुछ शामिल है। संवेदनहीनता, पीड़ितों से कहा गया कि कॉर्पोरेट की दुनिया में ऐसी बातें आम सी हैं। वहीं जांचकर्ता ने ये तमाम चीजें निकलकर सामने आने के बाद अब उन्हें पूरे शोषण और साजिश की मास्टरमाइंड माना है। जांच में यह भी सामने आया कि निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी आपस में बात करते थे। इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर चर्चा होती थी और बातचीत तय की जाती थी। वहां तय किया जाता था कि किसे कैसे प्रभावित करना है, किस तरीके से मॉडिफाई करके उनका धर्मांतरण कराना है। व्हाट्सएप ग्रुप की कई सारी चैट्स डिलीट कर दी गई, लेकिन फॉरेंसिक टीम उनकी रिकवरी में जुटी हुई है। इस केस में अब तक 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इनमें से कई पीड़ितों ने बताया कि आरोपी उन्हें गालियां तक देते थे, गलत तरीके से छूते और उनके धार्मिक विश्वासों को आहत भी करते थे। इसके साथ ही उन पर उनके धर्म को अपनाने का भी दबाव बनाने का आरोप लगा है। निदा खान की भूमिका को लेकर जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया के जरिए किसी खास तरीके से लोगों को जोड़ रही थी। पुलिस ने टीसीएस प्रबंधन को पत्र लिखा और गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड मांगे। जांच के दौरान इमरान नाम के एक संदिग्ध का जिक्र भी अब सामने आया, जिसे एक आरोपी ने मलेशिया में अपना संपर्क बताया। व्हाट्सएप चैट के आधार पर उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल एसआईटी का पूरा फोकस इस केस की मास्टरमाइंड निदा खान को पकड़ने और उसके नेटवर्क को समझने पर है। हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस निदा खान के डिजिटल फुटप्रिंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है ताकि ये बताया जा सके कि जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, इसके पीछे कोई बाहरी ताकत या विदेशी फंडिंग तो नहीं है। वो कंपनी के अंदर इस तरह की गतिविधियों का होना सुरक्षा और कॉर्पोरेट एथिक्स पर कई सारे बड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई निदा खान ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया? क्या ऑफिस के अंदर कोई बड़ा धर्मांतरण गिरोह चल रहा था? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में पुलिस की तरफ से दिए जाएंगे। आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि आखिरकार सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है और सच कहां छिपा है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों को अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस केस से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।